सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मचे सियासी बवाल पर अहम फैसला दे दिया है। कल शाम 4 बजे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। एक तरफ जहां बीजेपी दावा कर रही है कि वो हर हाल में कल अपनी मेजॉरिटी साबित कर लेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस का दावा है उनके सभी विधायक एकजुट हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि इसका दावा सही है और क्या कल कर्नाटक का सियासी ड्रामा खत्म हो जाएगा। इस सबके बीच प्रोटेम स्पीकर पर फंस गया है पेच। प्रोटेम स्पीकर के लिए 2 नाम सामने आए हैं। पहला नाम आरवी देशपांडे का है, जो कि कांग्रेस के हैं। विधानसभा सचिवालय ने आरवी देशपांडे का नाम प्रस्तावित किया है क्योंकि वो सबसे सीनियर एमएलए हैं। वहीं माना जा रहा है बीजेपी देशपांडे के नाम पर सहमत नहीं है और वो अपनी पार्टी का प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 7 बार के विधायक उमेश काठी को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहती है। आपको बता दें, प्रोटेम स्पीकर राज्यपाल को बनाना होता है। ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत अभी और गर्मा सकती है। कर्नाटक में मचे राजनीतिक भूचाल ने पूरे देश की सियासत को हिला दिया है। आपको देश के 6 शहरों की तस्वीरों के जरिए कर्नाटक के नाटक का देश के बाकी हिस्सों पर क्या असर हो रहा है, ये देखिए जरा। ये 6 शहर हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पणजी और इंफाल। जहां एक तरफ बेंगलुरु में सियासत जारी है, वहीं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक तरफ बीजेपी को झटका लगा है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। वहीं टूट से बचने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही कांग्रेस अपने विधायकों को वापस बेंगलुरु लाएगी। इधर पटना में आरजेडी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रही है। तेजस्वी यादव ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, जैसा कर्नाटक में गवर्नर ने किया है, तो उस तर्क से तो आरजेडी को बिहार में सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। वहीं सियासी बवाल गोवा और मणिपुर तक पहुंच गया है। कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले के आधार पर कांग्रेस गोवा और मणिपुर में भी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। कह रही है सबसे बड़ी पार्टी वहां हमारी थी, इसलिए हमें वहां सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। इधर बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ट्वीट कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं, वैसे सर, चमत्कारी बेटा जो बिहार का वर्तमान और भविष्य है, आरजेडी के लिए उसी मांग को लेकर सामने आ गया है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कोई सुझाव दीजिए। गोवा भी इसी राह पर है और मणिपुर के बारे में क्या हम सबसे बड़ी जन नेता ममता बनर्जी या एक वक्त में आपके प्रिय राम जेठमलानी की राय ले सकते हैं? उम्मीद है और प्रार्थना है लोकतंत्र के हित में राजनीतिक ड्रामा जल्द खत्म हो जाएगा। विजय कर्नाटक, जय हिंद। ये शत्रुघ्न सिन्हा एक तरह से अपनी पार्टी पर फिर एक बार निशाना साध रहे हैं। रमन कुमार सीधे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कुछ साफ हो पाया है कि अभी तक आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है। रमन, बिल्कुल, दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस जेडीएस की बात करें तो अभी एक जीसी देवगौड़ा का बयान आया है कि अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ भी हमें ऑफर किया जाए, जेडीएस का कोई विधायक या कांग्रेस का कोई विधायक इधर से उधर डिगने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बेंगलुरु में आज देर शाम या कल सुबह तक पहुंचेंगे, बेंगलुरु पहुंचेंगे हैदराबाद से। और दूसरी बात कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से, या आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात की आपत्ति जताई गई कि विधायकों को कैद करके रखा गया है, कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को कैद करके रखा गया है। उन्हें फोन कॉल देने की सुविधा नहीं है, फोन पे बात करने की सुविधा नहीं है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो बीजेपी या सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है, उनको आपत्ति क्यों हो रही है? ये कांग्रेस पार्टी के नेता, जेडीएस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको फोन करने की सुविधा नहीं है, तो उनके परिवार वालों को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता क्यों इतने परेशान है कि जो कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए हैं उनसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे वो मिल नहीं पा रहे हैं? तो कहीं न कहीं एक डिस्परेशन जो है वो साफ तौर पर दिखने को आ रहा है कि जो विधायकों की कमी है सरकार को लेकर, वो पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन बड़े बड़े छत्र बीजेपी में हैं, चाहे बेल्लारी ब्रदर्स की बात करें या कई ऐसे नेता हैं जो कि जिनका के स्ट्रांग होल्ड है पूरे कर्नाटका में, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी है कि जो भी बीजेपी, जो भी कांग्रेस का एमएलए हो, जो भी जेडीएस का एमएलए हो, उन्हें पूरी ताकत के साथ दिखाया जा रहा है कि आपको हमारे खेमे में आना पड़ेगा। और आनंद सिंह, जिसका जिक्र हम लोग 2 दिन से लगातार कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि ईडी ने
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आनंद सिंह को किडनैप कर लिया है, क्योंकि आनंद सिंह लगातार 2 दिन से किसी भी खेमे में नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, बीजेपी के पहले नेता थे, लेकिन आनंद सिंह का अभी तक आपने कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देखा होगा कि क्या वो कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए हैं, कांग्रेस के समर्थन में, जेडीएस के समर्थन में वोट करेंगे या कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के समर्थन में वोट करेंगे। ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पूरी ताकत झोंकी हुई है बीजेपी ने कि किसी तरीके से येदियुरप्पा की सरकार को बहुमत मिल जाए। ठीक है, रमन हमारे साथी रहिएगा। गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके कहने पर कर्नाटक के कुछ कांग्रेस के विधायक बगावत कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री पर गंभीर आरोप। गुलाम नबी ने कहा कांग्रेस के नेताओं को ईडी का डर दिखाया जा रहा है। सर, आनंद सिंह को आपने बोला कि आप दर्ज कर लिया है, तो क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? पहले हमें राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, पहले हमें ये भी इशारा कर रहे हैं सर। अब लेकिन हमें मालूम है किस मंत्री के द्वारा से उनको फोन भी किया, बुलाया भी गया और बाद में पकड़ के ही रखा। ये सब चीजें बाद में होंगी, लेकिन हम आपको इतना बनाना चाहते हैं, हमारे पास कई एमएलएज की रिकॉर्डिंग है, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं। और उन लोगों की रिकॉर्डिंग है जो 5-5 हजार या 35-35 हजार के केस में अंदर थे, वो बाहर इसीलिए उन्होंने छोड़ा है ये काम करने के लिए, उनकी भी रिकॉर्डिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का राजनीति केंद्रीय सरकार जो जेल में होने चाहिए थे उनको टिकटें देते हैं और बाद में एमएलए दूसरी पार्टी के विपक्ष के खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रमन बेंगलुरु से हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता रमन। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। क्या कुछ इस दबाव से कोई सफलता मिल रही है वहां कांग्रेस के खेमे में या जेडीएस के खेमे में? किसी तरह की कोई बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं कहीं? देखिए, अभी तक 5 साल तक सिद्धारमैया की सरकार यहाँ पे थी। भले ही 2 दिन से सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धारमैया के पास या कांग्रेस पार्टी के पास वो तंत्र है जहाँ पे उन्हें पता चल जा रहा है कि कौन कौन विधायक कांग्रेस या जेडीएस के एमएलए पर डोरा डाल रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके पास फोन रिकॉर्डिंग भी है, वो समय आने पर इसका खुलासा करेंगे। कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के जो भी एमएलए हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है कि विधायकों को एकजुट रखने की या विधायकों को बीजेपी के संपर्क में नहीं आने देने की, या बेल्लारी ब्रदर्स के जो लोग प्रभावित करना चाहते हैं कांग्रेस के एमएलए को खास तौर पर, उनको बेल्लारी ब्रदर्स से किस तरीके से दूर रखना है। और जो लोग बेल्लारी ब्रदर्स के खिलाफ चुनाव लड़कर 6 एमएलए उसी इलाके से जीत कर आए हैं, उनका ये कहना है उनकी कि हम। एक सेकंड रुकिएगा जरा। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा है जरा फिर से सुनवाते हैं, क्योंकि इस जो अब उनका बयान सुनवाने जा रहे हैं उसमें उन्होंने सही बात कही है, जरा सुनिए। हमें मालूम है किस मंत्री के द्वारा से उनको फोन भी किया, बुलाया भी गया और बाद में पकड़ के ही रखा। ये सब चीजें बाद में होंगी, लेकिन हम आपको इतना बनाना चाहते हैं, हमारे पास कई एमएलएज की रिकॉर्डिंग है, हम उसको बताना नहीं चाहते हैं। और उन लोगों की रिकॉर्डिंग है जो 5-5 हजार या 35-35 हजार के केस में अंदर थे, वो बाहर इसीलिए उन्होंने छोड़ा है ये काम करने के लिए, उनकी भी रिकॉर्डिंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का राजनीति केंद्रीय सरकार जो जेल में होने चाहिए थे उनको टिकटें देते हैं और बाद में एमएलए दूसरी पार्टी के विपक्ष के खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रमन, आपने सुना गुलाम नबी आजाद डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। उनके पास सबूत भी हैं। इसका मतलब कल फ्लोर टेस्ट के बाद लड़ाई खत्म नहीं होगी। रमन, देखिए, कल फ्लोर टेस्ट के बाद इतना पता चल जाएगा कि येदियुरप्पा अब कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहेंगे या फ्लोर टेस्ट में अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर राज्यपाल को कांग्रेस जेडीएस के विधायकों या कुमारस्वामी जो नेता हैं उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करना पड़ेगा। इतना
तो कल साफ हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो 15 दिन का वक्त दिया गया था, जब 2 दिन में हलचल इतनी ज्यादा है कि जो येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही जिस रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया, वहां से पूरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। कई ऐसे बड़े बदलाव किए गए, प्रशासनिक बदलाव किए गए, जिस पर सिद्धरामैया ने आपत्ति जताई कि अगर अल्पमत की सरकार है, इतने प्रशासनिक बड़े निर्णय किस आधार पर ले रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि जब तक बहुमत साबित नहीं करते येदियुरप्पा, तब तक कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला, बड़ा फैसला वो नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और जेडीएस को बड़ी राहत मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 15 दिन का वक्त था उसको कम करके कल 4 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया है। कहीं न कहीं अभी तक कांग्रेस और जेडीएस के नेता कॉन्फिडेंट हैं कि जो विधायक, जो उनको बहुमत की दरकार है, या जो येदियुरप्पा की सरकार को हराने के लिए जितने बहुमत की दरकार है, जितने विधायकों की जरूरत है, वो उनके पास है। लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, राजनीति कब पलटी मारती है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि जो विधायक कर्नाटका की राजनीति करने वाले लोगों को ये बात पता है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके तमाम राजनीतिक दल अपने विधायकों को या दूसरी पार्टी के विधायकों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और इसका उदाहरण पहले भी कई बार देखा जा चुका है। लेकिन माना एक बात मैं आपको बताऊं कि 2007 में येदियुरप्पा 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अब अगर कल उनको कामयाबी नहीं मिलती है तो वो 7 दिन का आंकड़ा जो है घटकर 2 या 3 दिन हो जाएगा। ये आपको इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी। ठीक है, रमन हमारे साथ ही रहेगा। फिलहाल आपको हम पटना ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे वहां भी आरजेडी ने बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए मोर्चा निकाला है, मार्च निकाला है अपने सारे विधायकों के साथ। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरह आरजेडी के सारे विधायक, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के नेतृत्व में सीधे गवर्नर तक गए हैं, राजभवन तक गए हैं मार्च निकालते हुए। अमिताभ ओझा और जानकारी के साथ जुड़ भी गए हैं। अमिताभ, क्या कह रहे थे आरजेडी के विधायक? देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सिर्फ आरजेडी ही नहीं, माने कि इनके साथ कांग्रेस के 27 एमएलए और हम के एक विधायक भी शामिल थे। इन लोग सभी लोगों ने आज राजभवन जाके वहां पे राज्यपाल को ज्ञापन दिया। हालांकि पहले जो वहां सूची भेजी गई थी सिर्फ 5 लोगों की थी, लेकिन राज्यपाल ने सभी विधायकों को दरबार हॉल में बैठाया और उनके साथ चाय पी, और जो इनके द्वारा जो मेमोरेंडम दिया गया था उसमें मांग किया गया था कि जब इनका प्री पोल अलायंस था और जब जिस समय जेडीयू उनसे अलग हुई थी उसके बाद भी इनके पास 107 विधायक है। ऐसे में सबसे बड़ा अलायंस इनका था, पार्टी इनकी थी, लेकिन उसके बावजूद इन्हें मौका नहीं दिया गया। तो इसलिए इन्होंने मांग किया कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए और वो फ्लोर टेस्ट में पास होंगे, ऐसा इनका दावा है। और इसी राज्यपाल ने कहा कि इसमें वो ठीक है, जैसा भी होगा हम राय लेंगे। लेकिन राजभवन से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर तेजस्वी ने ऐलान किया कि हमारी यह मांग जारी रहेगी। और फिलहाल राजभवन से निकलने के साथ ही जितने भी आरजेडी के एमएलए हैं वो धरना पे बैठ गए हैं। धरना स्थल जो गर्दनी बाग में वहां बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि इस लड़ाई को, यह जनता को जानना चाहिए कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आरजेडी को मौका नहीं दिया गया था। और इसमें तत्कालीन जो राज्यपाल थे उन्होंने आरजेडी के दावों को दरकिनार किया था, और इसी बात को वो भुनाने में लगे हैं। और आज जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो एमएलए हैं, एमएलसी है, वो भी उनके साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ हैं, हम के पार्टी के नेता भी उनके साथ हैं, माले के भी 2 विधायक उनके साथ हैं। तो ये एक नया जो महागठबंधन इनका है, महागठबंधन के रूप में अपना एक तरह से कहें तो दावा वो पेश किए हैं राज्यपाल के समय, और राज्यपाल ने यह आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में कानूनी पहलुओं को देखेंगे। ठीक है, जरा सुन भी लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुनिए। एक बार मुलाकात का समय हो गया और हम सभी कांग्रेस, आरजेडी, हम और माले पार्टी का हमको समर्थन है, और सभी विधायक हमारे साथ गवर्नर हाउस परेड करने के लिए निकल रहे हैं। हम पार्टी के भी है, माले के भी है, इसके भी। अमिताभ, आपके पास फिर से आ रहा हूं। अमिताभ, जाहिर है ये सिर्फ दिखावा है और सरकार पर, बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर दबाव डालने की एक तरकीब है अमिताभ। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या कोई जवाब आया है इस मार्च का? जी देखिए, जैसे ही कर्नाटका का मामला आया था, तेजस्वी यादव लगातार हमलावर होते हुए लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे, और कल जैसे ही वो मौका मिला उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो भी राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना दावा पेश करेंगे। हालांकि इस बात को, पूरे प्रकरण को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उनके तरफ से एक खुला पत्र भी तेजस्वी यादव को जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि आप सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का भी यही मानना है, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार चल रही है, कोई अभी संकट नहीं है, उस दौरान
दौरान अगर तेजस्वी यादव इस तरह की मांग करते हैं तो मौके को भुनाना चाहते हैं, और एक बड़ा मौका उनके हाथ लगा था जिसको उन्होंने अच्छी तरह भुनाया है। आज जिस तरह से तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे थे, तमाम विधायक थे, उन्हें कल से ही बुलाया, कल ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था, वो पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने अपने 5 देशरत्न जो मार्ग उनका आवास है वहां से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया, और मार्च देने के उन्होंने एक एहसास दिलाया कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं, और एक दबाव की राजनीति जो कहें तो वो उन्होंने तैयार की है यहाँ। ठीक है अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यानी कर्नाटक आप देख रहे हैं पूरे देश में फैल रहा है। विपक्ष ने बीजेपी पर न सिर्फ कर्नाटक बल्कि बाकी जगह भी अपने सहयोगियों के साथ दबाव बनाना शुरू कर दिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।